कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर जो सवाल उठाए, क्या वो सवाल अपने आप में एक मिसाल है? क्या वास्तव में जो सवाल उठाने चाहिए कि जिस तरीके से जो आरएसएस को एक बहुत बड़ा संगठन है उसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि देखिए, हमारे देश के अंदर यदि आप कोई भी अगर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर हमारी जो सरकार है वो सरकार आपसे क्या बोलेगी? उनके कोई पुलिस वाले आएंगे, आपसे बोलेंगे भैया आप इस दुकान का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर सपोज कीजिए आपने अपने घर के अंदर जहां पर रह रहे हैं, आपने उस मकान को बड़े नक्शे के साथ में गवर्नमेंट के सारे टैक्स पे किए और वहीं पर आपने एक छोटी सी कोई दुकान या छोटी सी कोई कोचिंग क्लास खोल ली, तो उसके लिए आपसे गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि हम आपको जो बिजली दे रहे हैं वो डोमेस्टिक टैक्स ले रहे हैं, आपसे कॉमर्शियल टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई भी संगठन चलाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़े जहां पर अचंभे की बात है कि जो आरएसएस जो एक भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो समाज सेवा की बात करता है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आरएसएस क्या करता है ये अलग मैटर है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तो इसमें कौन सा कानून फंसा पड़ा है जो कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे बार बार मोहन भागवत को मतलब आरएसएस संगठन पर बार बार क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आखिर इस विवाद को जानिए। सबसे पहले विवाद क्या, देखिए इस विवाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो विवाद छड़ा हुआ है प्रियांक खरगे और आरएसएस के बीच में छड़ा हुआ है, तो इस विवाद की पूरी कहानी जानेंगे और क्या मैटर है। तो यहाँ पर किसी के पक्ष में नहीं, कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आरएसएस के खिलाफ जा रहा हूँ या प्रियांक खरगे के फेवर में उतर रहा हूँ। तो यहाँ पर कानूनी पेज जानेंगे, कानूनी पेज क्या फंसा हुआ है। क्या आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या क्या जो प्रियांक खरगे जो सवाल उठा रहे हैं वो सही है? तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले देखिए खरगे ने क्या कहा। खरगे क्या कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के अंदर एनजीओ हैं, जो भी संगठन चल रहे हैं, जो भी कंपनी है, तो उनको लिए क्या चाहिए? उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो भाई जब आरएसएस भी एक क्या है, हमारा एक संगठन है, आरएसएस संगठन है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रियांक खरगे क्या कर रहे हैं, आरएसएस पर जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से, और उनसे कह रहे हैं कि जो हम सबसे पहले क्या है, संविधान के हम क्या है, एक हमारे देश में संविधान की चलती है, हम कानून के नियम को सभी फॉलो करते हैं, चाहे एक आम आदमी हो या पुलिस वाला हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, कोई भी हो, हम एक भारतीय संविधान से सभी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रियांक खरगे का कहना है, क्या आरएसएस है जो भारत के संविधान से ऊपर है? क्या ऊपर है? अगर जिस संविधान को मानते हैं आरएसएस वाले, तो इनको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इनको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि आरएसएस का जन्म कहां से हुआ, किस तरीके से ये संगठन बना और इसका रोल क्या है, ये समाज में क्या करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब प्रियांक खरगे किस पे अड़े हुए हैं? तो प्रियांक खरगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर मेरे राज्य में रहना है, यहाँ पर मेरे राज्य में रहना है और आपको संगठन चलाना है, तो आपको आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये प्रियांक खरगे इस पर क्या है, एक पूरे डिगे यहाँ पर पूरे टिके हुए। ये कहते जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम आपको कर्नाटक में, अब कर्नाटक स्टेट में आपको क्या करना है, आपको जो संगठन चला रहे हैं उस संगठन को नहीं चलाने देंगे, आपको सभाएं नहीं करने देंगे। तो ये रोक लगाएंगे। अभी रोक लगाने के तो उन्होंने ऐसे कुछ ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन जो गृह मंत्री कर्नाटक की ये चेतावनी है आरएसएस के लिए कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप संगठन चला रहे हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए चाहे हम हो या आरएसएस हो, काम तो संविधान के दायरे में ही है, करना पड़ेगा। ये प्रियांक खरगे का कहना है, जो कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं, जो गृह मंत्री, इनका कहना है कि हम सभी क्या है कि एक भारत के संविधान के सामने सभी नतमस्तक हैं, सभी को मानना पड़ेगा। चाहे कर्नाटक गृह मंत्री हैं, चाहे किसी भी स्टेट के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं या आरएसएस हैं, सभी को भारतीय संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रियांक खरगे बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आरएसएस को अगर कर्नाटक में रहना है, संगठन चलाना है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये
प्रियंक खरगे क्या कर रहे हैं, आरएसएस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप बनाइए, आप संगठन चला रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पर और बताएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्नाटक क्या कहना, जो प्रियंक खरगे उनके विचार क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या संविधान से ऊपर है आरएसएस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, हम इन सभी के क्वेश्चन के जवाब देंगे बिल्कुल आपको भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रियंक खरगे कौन से आर्टिकल अकॉर्डिंग कह रहे हैं और जो आरएसएस जो जवाब दे रही है वो जवाब किसके पक्ष में आ रही है। देखिए, तो यहाँ पर बोला है उन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारी संस्था है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो आरएसएस है वो ये कहते हैं हम गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या करते हैं, गवर्नमेंट संगठन है, सरकारी संस्थाएं, तो राजनीतिक दल है या एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, सबको कागज दिखाने पड़ते हैं। फिर आरएसएस के नाम पर संविधान वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? और मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि आज के डेट में हर आम आदमी के दिमाग में ये बना हुआ है कि जो मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं तो उनको Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है। मैं इसका भी इस वाले वीडियो जवाब दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि आरएसएस को संविधान में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, या फिर सबके लिए कानून बराबर है, क्या आरएसएस संविधान से ऊपर है? तो यहाँ पर ये प्रियंक खरगे क्वेश्चन दाग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन समझिए, उनकी लॉजिक समझिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या अगर सबके लिए कानून बराबर है तो आरएसएस को छूट क्यों दे रखी है? जबकि आप देखिए, आप अगर कोई भी बाइक लेकर के जाते हैं, पुलिस वाला आपको रोक देगा, वो आपसे कहेगा भाई अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है सर, लाइसेंस है आपके पास। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी की एक्सपायरी डेट, अब गाड़ी की जो उसकी लिमिट है उतने टाइम में होनी चाहिए, समझ में आ गया। फिर वो कहेगा पॉल्यूशन को दिखाइए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके अगर टायरों में हवा कम है तब भी आपका चालान कट जाएगा, काफ़ी है, आपको हर रूल्स आपको मानना पड़ता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर बताइए कि जब आरएसएस एक ऐसा काम कर रहा है तो भाई ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहा है? ये आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ आज की डेट में। देखिए, तो ये प्रियंक खरगे कहना है। देख, प्रियंक खरगे ने यहां तक ये भी कह दिया है कि बीजेपी आरएसएस को प्रियंक खरगे का जवाब, देखिए कि बीजेपी आरएसएस को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लोग अयोध्या के राम मंदिर का हिसाब किताब मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ कलबुर्गी में भगवान बुद्ध की जवाबदेही तय करने में जुटी हुई है। कर्नाटक में आपके 5 बीजेपी मुख्यमंत्री रहे, उनमें से किसी ने भी कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो चुके हैं और अगर कोई गलत काम हुआ है तो मैं आज भी खुलेआम घूम क्यों रहा हूं और जेल में क्यों नहीं हूं? मेरे सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और मैं किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और अब आप हमें बताइए, आरएसएस में बैठे आपके राजनीतिक आपका अपने पेपर दिखाइए। देखिए, ये गृह मंत्री के इस वाले विचारधारा से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ये जिनकी विचारधारा कहेगा अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत होते तो हम बड़े मुक्त होकर के हम चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारे प्रति कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? तो ये तो यहाँ पर जो इस तरीके से जो प्रियंक खरगे ने कहा है, बिल्कुल ऑनेस्टी वाली बात कर दी यहाँ पर भाई, बहुत ही एक ईमानदारी वाली बात कर दी है। और जहाँ तक ये उम्मीद करता हूँ हर एक नेता को, राजनीतिक नेता को इस तरीके से होना चाहिए। वो दावा कर रहा है इस बात को लेकर के प्रियंक खरगे जी कि भाई हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पब्लिसिटी है, बिल्कुल सार्वजनिक है, उसे कोई भी देख सकता है। तो फिर आरएसएस क्यों छुपा रही है? आरएसएस अपने डॉक्यूमेंट पब्लिकली क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं दिखाना चाह रही है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं? उसकी इनकम रिसोर्स कहाँ पर है, कहाँ से आमदनी हो रही है, ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा पा रही है? तो ये यहाँ पर प्रियंक खरगे बार बार आरएसएस को निशाना बना रहे हैं कि भाई आप जवाब दीजिए, जब हम सरकार में तो हम आपको हर डॉक्यूमेंट दिखाने तैयार हैं, तो आप भी तो दिखाइए कि आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, कहाँ से रिसोर्सेज हैं, क्या कर रहे हैं और आपके कौन कौन से मेंबर हैं। ये सब सारे क्वेश्चन क्या बने हुए हैं, आज आरएसएस के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अब ये भी बताएंगे हम आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि मोदी सरकार के प्रियंक खरगे ने ये भी अब बोला है कि यहाँ मोदी सरकार को 12 साल हो चुके हैं। अगर यहाँ प्रियंक खरगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि 12 साल हो चुके हैं, अगर मैं गलत होता तो बिल्कुल घूमता नहीं।
आज कहीं भी आप क्या करते, गलत होता तो आप जेल के अंदर बंद कर देते, ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, लेकिन उसने सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिखा रखे, सार्वजनिक कर रखे, छुपाए नहीं है। तो भाई वो कह रहे जब मैं नहीं छुपा रहा हूं तो आप क्यों छुपा रहे हैं, आप क्यों छुपा रहे हैं? आपके भाई आरएसएस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्का है, ठीक है, समझिए। तो इस तरीके से प्रियंक खरगे कहना चाह रहे हैं, इस तरीके से लेकर के कि भाई जब हम पूरा डॉक्यूमेंट आपको क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से सबको दिखा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो ये यहाँ पर आरएसएस के लिए सबसे बड़ा परेशानी बनी हुई है। तो इस तरीके से प्रियंक खरगे ने यहाँ पर किया हुआ, यहाँ पर आरएसएस पर निशाना साधा हुआ है। अब देखिए, अब इसके प्रत्युत्तर में जो आरएसएस ने क्या जवाब दिया है वो जानेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जवाब क्या मिला है, देखिए प्रियंक खरगे ने यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई जो आरएसएस के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अपने दस्तावेजों को छुपा रहे हैं, तो ये क्या है, एक नफरती गैंग है। तो अब मैं यहाँ को आपको बता दूं कि देखो नफरती गैंग, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। आरएसएस पे बार बार इस तरीके के आरोप लगते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, अभी कोई भी आरोप कोर्ट के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाए, या ये कह सकते हैं विपक्ष इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि भाई आरएसएस एक नफरती गैंग फैला रहा है। तो आरएसएस का तो कहना है कि भाई हम तो भाई एक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र स्वयं सेवक हैं, लेकिन विपक्ष अब तक ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि जो आरएसएस है उनकी जो गतिविधि है वो क्या एक समाज के अहित हैं या देश के खिलाफ है, इस तरीके से कोई प्रूफ नहीं हो पाया। देखिए तो अब क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन जान लीजिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो जो प्रियंक खरगे ने मोहन भागवत को एक पत्र लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई आरएसएस का रजिस्ट्रेशन, जब आरएसएस को 100 साल मतलब 100 साल हो चुके हैं, 100 ईयर्स हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, आय का सोर्स क्या है? भाई भैया आपकी इनकम क्या है? आप जबरदस्त तरीके से अपने संगठन को फैला रहे हैं, नागपुर से स्थापना स्टार्ट हुई है, पूरे देश में फैल चुकी है, तो भैया आपका सोर्स क्या है? इनकम, आपके पैसे कहां से आ रहा है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? तीसरा फंडिंग सोर्स, आपको इनकम तो है ही है, फंडिंग कहां से आ रही है? क्या देश से फंडिंग मिल रही है या आप बाहर से फंडिंग ले रहे हैं? इसकी भी जानकारी आप क्या करना, वो सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और दूसरा टैक्स की जानकारी, तो आपको टैक्स की जानकारी देनी पड़ेगी, आप कितना टैक्स बन रहा है और आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना पैसा जमा है, आपके पास कितना पैसा जमा है, तो ये जवाब मांगा है। विदेशों में कितना है और Z+ सुरक्षा का कारण क्या है? देखिए ये वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर जो, और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन और यहाँ पर आएगा जी, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के जो हमारे भारत के देश के नागरिक हैं, सभी के दिमाग को जो लगा हुआ है जो आरएसएस के अगेंस्ट है, कि भाई सबसे पहले जो मोहन भागवत जी हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा नियम है कि जो मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा दे रहा है? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए तो प्रियंक खरगे ने इस तरीके से अपने क्वेश्चन दागे। भारत का हर नागरिक संगठन का कानून के दायरे में आता है, आरएसएस का संगठन इनसे बाहर क्यों है? तो इनका ये कि जो भारत का हर नागरिक क्या होता है, कानून के दायरे में आता है, जबकि आरएसएस जो संगठन है वो कानून के दायरे से बाहर क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि भाई इस तरीके से आरएसएस पर ये बार बार आरोप क्यों लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी आरएसएस पर 100 साल के टाइम पीरियड में 3 बार इस संगठन को बैन कर चुकी है गवर्नमेंट, 3 बार बैन कर चुकी है, लेकिन तीनों बार बैन भी हटा लिए गए हैं। समझ आ गया? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आरएसएस जो यहाँ प्रमुख मोहन जो भागवत हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया है वो जवाब देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर थम नहीं रही हैं आरएसएस की मुश्किलें। अब भाई बड़ी मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए जो सत्ता पक्ष होता है उसकी ज़्यादा पावर होती है। अब देखिए, अब आप ये देख लीजिए, अब सेंट्रल में बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर कोई भी समस्या का जनता समस्या लेके आ रही है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहे। राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, यहाँ पर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी एमएलए एमपी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा भैया कि यहाँ पर जो बताइए जो राम को लेके आए थे, अब राम के यहाँ से घर से 200 करोड़ की चोरी हो गई, तो यहाँ पर कुछ नहीं
कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। न यहाँ पर आपके डबल इंजन की सरकार बोल रही है, न 4 इंजन की सरकार बोल रही है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ तो होता है कि जहाँ पर सत्ता पक्ष, जहाँ पर सरकार की जो सत्ता होती है तो वहाँ पर थोड़ा दबदबा तो रहता ही है। तो सबसे पहले ये बता दूँ, जो अब कर्नाटक में जो कर्नाटक गृह मंत्री हैं प्रियंक खरगे, तो उन्होंने आरएसएस को भैया बोला कि अगर मैं पूरे भारत में नहीं तो कर्नाटक में तो मजबूर कर ही दूंगा कि यहाँ पर आरएसएस को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर बड़ा हमने सामने टक्कर दिखा रहे हैं। देखिए भाई ये हमारे पास प्रियंक खरगे हैं, जो आपके आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत। तो यहाँ पर कागज मांगे तो जवाब में मोहन भागवत ने गोल मोल बातें करते हुए कागज नहीं दिखाए और इस मांग को राजनीतिक बता दिया है। तो यहाँ पर जो मोहन भागवत हैं प्रमुख उसके, तो उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया है, जवाब में कोई कागज नहीं दिया है, गोल मोल बातें करके घुमा दिया है और सिर्फ राजनीतिक क्या बता दिया, राजनीतिक एक एजेंडा बता दिया। भैया ये तो क्या कर रहे हैं, एक राजनीतिक खेल नहीं। यहाँ पर एक बार फिर से प्रियंका मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक चेतावनी देते हुए कहा, देखिए मेरे राज्य में संगठन चलाना है तो आरएसएस को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो देखिए ये इस तरीके से एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो ये अब आपको आगे देखना पड़ेगा कि आरएसएस क्या करती है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या राज्य सरकार संघ को बैन कर देगी। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है, क्या जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर है, क्या कोई ऐसे कानूनी अधिकार है कि जो आरएसएस संगठन को बैन कर देगी। आपके विचार क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आगे बिल्कुल आर्टिकल से बात करूंगा कि इसमें हमारा भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान प्रियंक खरगे की तरफ है या आरएसएस भागवत की फेवर की तरफ बोलेगा, मैं बिल्कुल आर्टिकल बात करूंगा यहाँ पर कानूनी तौर से। तो देखिए अब यहाँ पर बोला कानून सबके लिए बराबर है, छूट किसी को नहीं मिलती, सही बात है। लेकिन जो हमारे जो मोहन भागवत जी हैं इनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दूंगा यहाँ पर मैं। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले जो उन्होंने एक जो पत्र लिखा हुआ था प्रियंक खरगे ने जो मोहन भागवत जी को कि भैया आप जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था उनका कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का आरोप। भैया रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि प्रियंक खरगे ने कहा कि यहाँ पर कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है लेकिन अब तक इसने सोसाइटी ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यह कानून की भावना के खिलाफ है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर ये आरएसएस क्या कर जाती है, गोलमाल कर जाती है। न तो कभी तो बोलते हैं सोसाइटी है, कभी ट्रस्ट है, कभी इस तरीके से गोलमाल निकल जाती है, कभी भी अपने आप को एक उसमें पक्ष में नहीं रखती। तो इसलिए इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फंडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। जो फंडिंग हो रही है आप उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, जनता को क्यों नहीं बता रहे। जब आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता से क्यों छुपा रहे हैं। यही प्रॉब्लम बीजेपी सरकार की है और यही प्रॉब्लम आरएसएस की है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उनका आरोप है कि आरएसएस को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है लेकिन इसके स्रोत सार्वजनिक नहीं है, फंडिंग पूरी तरह अपारदर्शी है इनके पास। देखिए अब यहाँ पर अगर आरएसएस ये बोलती है कि भाई हमें फंडिंग नहीं होती, तो ये तो भाई बड़ा सोचने वाला बात हो जाएगी कि जब आपके फंडिंग नहीं है तो आपने नागपुर से आरएसएस का स्थापना हुई और पूरे देश में फैल गई, तो कोई जेब से पैसा तो खर्च करेगा नहीं, तो आपको फंडिंग तो आएगी तभी तो ये विस्तार हो रहा है इसका। तो विस्तार कैसे हो रहा है। तो देखिए तीसरा जो सवाल है कि टैक्स नहीं देने का आरोप। भैया जो आरएसएस है वो टैक्स नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, इसका जवाब मांगा है कि खरगे ने कहा कि आरएसएस पर टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैं देखिए हमारे देश के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बाकी एक रिक्शा चलाने वाले भी टैक्स देंगे, सब कुछ टैक्स देंगे। ठीक है, ये तो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में जो दायरे में आता है सबको देना पड़ेगा, चाहे आप कोई बिजनेस करें या पानी गुमटी खोलें, जो भी हो। हमारा टैक्स का जो दायरा है उसमें आएंगे, सबको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं भारतीय प्रेसिडेंट की, उसकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। तो अब क्या आरएसएस भी उसी दायरे में है, जिस प्रेसिडेंट पर टैक्स नहीं लग रहा है ऐसी आरएसएस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्या यही बात है। देखिए आरएसएस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि यह खुद को एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहता है जबकि अन्य संस्थाएं टैक्स देती हैं। तो ये तो अगर इस वाले नज़रिए को देखें तो ये तो बहुत गलत है कि भाई जो बाकी की जो संस्थाएं हैं, बाकी जो संस्था चला रहे हैं वो भी हमारी राष्ट्रीय सेवा कर रही हैं, तो लेकिन तो जब वो टैक्स दे रही है तो भैया आरएसएस क्यों नहीं दे रही है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान और कानून से ऊपर होने के
कि यहाँ पर रवैया का आरोप, तो उन्होंने ये लगाया कि भैया जो आरएसएस है वो संविधान से अपने आप को ऊपर मानती है। अगर ऐसा मानती है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी संविधान से नीचे हैं, संविधान सर्वोपरि है, संविधान के नियमों को मानना पड़ेगा, तभी एक अच्छे देश में हमें क्या करना पड़ेगा, तभी हम एक विकास देश, जो विकसित देश की हमने भावना देखी है, और जो हमारे मोदी जी तो हमें विश्वगुरु बनना चाहते हैं। अब बताइए, अगर देश के नागरिक संविधान को पालन न करें तो बताइए कैसे विश्वगुरु बनेगा भाई यहाँ पर। तो सोचिए यहाँ पर विश्वगुरु कैसे बनेगा, तो सबसे पहले संविधान के नियम को मानना पड़ेगा सभी को। उन्होंने कहा है कि आरएसएस खुद को किसी भी संवैधानिक दायरे से बाहर रखता है और जवाबदेही नहीं लेता। देखिए, हर किसी की जवाबदेही है, हर किसी की जवाबदेही किसी न किसी के समक्ष जवाब देना ही होता है, तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण का आरोप। भैया जब ये संस्था क्या कर रही है, समाज के भलाई के लिए उतर रही है, देश के समाज के भलाई के लिए उतर रही है, लेकिन ये राजनीति इंटरफेयर करती है। क्यों करती है? प्रियंका खरगे का कहना है कि आरएसएस सीधे राजनीति में नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा और नेटवर्क सरकार और नीतियों को प्रभावित करती है। भाई देखो, लेकिन जो यहाँ पर क्या है कि भैया डायरेक्ट रूप से तो यहाँ पर नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंटरफेयर करती है, तो ये भी आरोप लगाया है। तो नेक्स्ट आरोप क्या है कि समाज में विभाजन फैलाने का आरोप है। भाई आज देखिए, आज हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम चलता है, तो हर जातिवाद के तरीके से बटे हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट दे रहे हैं प्रियंका खरगे जी, वो आरएसएस को दे रहे हैं। उनका आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा से जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर समाज में विभाजन और नफरत फैलती है। और उनका जो नेक्स्ट जो आरोप है कि विदेशी फंडिंग की जांच की मांग, कि भाई देखिए, अब आरएसएस जो संस्था चला रही है तो उसकी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या आरएसएस को विदेशी फंडिंग मिलती है, इसकी पूरी जांच और जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। हर संस्था को ये उनकी मजबूरी मानिए या कानून के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी मानिए, ईमानदारी मानिए कि वो अपनी इनकम को, अपने हर तरीके दस्तावेज को सार्वजनिक करती है। तो जब सभी संस्था सार्वजनिक करती है तो आरएसएस भी इसी के अंदर आती है, उसे भी पारदर्शिता करने का हक है, बिल्कुल करना चाहिए यहाँ पर। और नेक्स्ट जो सवाल पूछा है पत्र में लिख करके कि समान नियम सब पर लागू हो, कि जब बताइए, यहाँ पर उनका कहना है कि जिस तरह से एनजीओ, देखो एनजीओ भी तो भाई यही है, एनजीओ क्या करता है, ये भी समाज की भलाई के लिए खोला गया है। सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनियों को रजिस्ट्रेशन, ऑडिट और खुलासा करना पड़ता है, उसी तरह आरएसएस पर भी समान नियम लागू होने चाहिए। जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, सोसाइटी चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, तो भाई इन पर भी तो संविधान लागू होता है, इन्होंने भी तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आरएसएस रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहा। तो इस तरीके से ये आरोप लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा, देखिए यहाँ पर चेक करें तो ये इस तरीके से शॉर्ट में जान लीजिए। यहाँ पर उन्हें इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आय का स्रोत क्या है, फंडिंग का सोर्स क्या है, टैक्स की जानकारी क्या है, कितना पैसा जमा है, विदेश में कितना है, और प्लस दूसरा ये है कि भाई जो मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा दे रखी है वो क्यों दे रखी है, ये भी प्रियंका खरगे ने पत्र के द्वारा जानने की कोशिश की है यहाँ पर। तो संविधान के अनुसार कोई भी संस्था, संगठन, समुदाय या व्यक्तियों का समूह संविधान मर्यादाओं के अनुसार कार्य कर सकता है। तो जो प्रियंका खरगे का कहना है कि भाई संविधान के अनुसार कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, समुदाय, व्यक्तियों का समूह संविधान के मर्यादाओं के अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, संस्था, कंपनी, ट्रस्ट का सरकारी पंजीकरण के लिए बाध्य है। जो भी संस्था है, जो भी ट्रस्ट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनके लिए। ये क्या है, फोर्सेबल रूल है, ऐसा नहीं उनकी मर्जी नहीं चलेगी कि उनके रजिस्ट्रेशन कराएं नहीं कराएं। तो ये प्रियंका खरगे की विचारधारा है। देखिए, तो ये उनका विचार है यहाँ पर। तो यहाँ पर सामने देखिए, अगर राष्ट्र से प्रेम है तो सवालों से क्यों भाग रहे हैं। अब बताइए, यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, जब मोदी जी सवाल पूछे जाते हैं वो भी भाग जाते हैं। ठीक है, अभी नार्वे में जो पत्रकार आए थे तो वहाँ से भी मोदी जी भागे, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब आरएसएस से सवाल पूछे जा रहे तो ये भी जवाब नहीं दे पा रहे, और जवाब दे भी नहीं तो गोलमोल दे रहे हैं। समझे। तो यहाँ पर इस तरीके से बात हो रही है, देश जानना चाहता है संस्था है क्या। सबसे बड़ी ये तो यहाँ पर खुलासा आज उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया हुआ है जो कर्नाटक गृह मंत्री प्रियंका खरगे जी ने, कि भाई जो आरएसएस है वो है
है क्या? तो आप बताइए तो सही कि संस्थाएं, एनजीओ है, क्या है, अब किस तरीके से संगठन बना रहे हैं, तो आपकी पहले मंशा क्या है, आपकी नीति क्या है, आप किस तरीके से देश की राजनीति को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं प्रियंका खरगे जी यहाँ पर। तो देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कर्नाटक गृह मंत्री की विचारधारा है, इसलिए उन्होंने हिसाब मांगा है। तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार के माध्यम से गृह मंत्री प्रियंका खरगे सवाल पर भड़की बीजेपी। अब बीजेपी बिल्कुल भड़क गई है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आमने सामने, अब कर्नाटक में भाई प्रियंका खरगे का सत्ता है, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी सत्ता है। अब दोनों सत्ता आमने सामने टकरा रही है। अब दोनों देखिए, अब देखते हैं इसमें आगे क्या मोड़ आता है राजनीति के अंदर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी के अंदर छिपा जातिवाद का भूत बाहर आ गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी मीडियाबाजी चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, खुद को सर्व समाज की पार्टी कहने वाली बीजेपी के एक सांसद ने सरेआम एक दलित नेता की बुद्धि पर सवाल उठा दिया। लो जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि जब प्रियंका खरगे जी ने आरएसएस से क्वेश्चन पूछा है, तो बीजेपी की एक सांसद ने उठा दिया कि ये तो भैया दलित है, बताइए इसकी मंद बुद्धि का है, मंद बुद्धि तक बता दिया। बताइए क्या ये प्रियंका खरगे के सवालों के जवाब हैं? तो ये तो सवाल के कोई जवाब नहीं है। और दूसरा देखिए, क्या बीजेपी की नज़र में दलित सिर्फ वोट बैंक है, और जब वो सत्ता में आकर सवाल पूछेंगे तो उन्हें कम अकल और कह दिया जाएगा? बताइए, ये तो इस तरीके से, ये तो भाई गोलमाल करने वाली बात है, कोई प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आज बात इसी दलित नफरत की और उस सच की जिसने पूरी बीजेपी को बेनकाब कर दिया। तो यहाँ पर आज प्रियंका खरगे ने एक जो क्वेश्चन उठाया है, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कि जो प्रियंका खरगे जी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं बीजेपी पर, सॉरी आरएसएस पर, क्या वो सही है? क्या वो सही है अपने मायने में? क्या आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी राय क्या कहती है। चलिए, अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं, अधिकार है, सवाल दबेगा नहीं, जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर प्रियंका खरगे जी सवाल पूछ रहे हैं। अब आगे क्या एक्शन होगा, इसका इंतजार मुझे भी करना पड़ेगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब देखिए इस तरीके से अभी तो ये एक ऐसी रिएक्शन चल रहे हैं कि भाई इन्होंने एक्शन लिया और यहाँ पर बीजेपी रिएक्शन हो गया। क्या रिएक्शन हुआ है? तो यहाँ पर तो बोला है एक नया भारत, एक नया संकल्प, ना भयभीत होंगे ना झुकेंगे। तो भाई ये तो बोले कि भाई आपको आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस तरीके से अड़े पड़े यहाँ पर, भारत को आरएसएस की बेड़ियों से आज़ाद करो, आज़ाद करो। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, एक बीजेपी की जो एक सांसद जी है, इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर भाजपा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे को आरएसएस के ऊपर दिए गए बयान को तीखा जवाब देते हुए कहा है कि एक दलित व्यक्ति को आरएसएस के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है। लो जी, अब बताइए ये कौन सी बात है? ये सवाल का जवाब है क्या? जिसने भी आरएसएस से पंगा लिया वो कभी भी बच नहीं पाया। भाजपा सांसद रमेश जिगाजिनागी का प्रियंका खरगे को चेतावनी। रमेश जिगाजिनागी जी, इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि भाई जो आरएसएस ने इसकी क्या प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने तो भाई एक्शन लिया कि जो एक्शन दिया उसका रिएक्शन क्या निकला है, रिएक्शन देखिए यहाँ पर। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए, चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि आरएसएस का जो जन्म कैसे हुआ, आरएसएस किस तरीके से काम कर रहा है, फिर इसके सवालों पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार संस्थापक थे आरएसएस के। तो ये इन्होंने एक 1925 ये 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। कहाँ से हुई थी? नागपुर में हुई थी। नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार हैं, ये इन्होंने आरएसएस की स्थापना की 1925 के अंदर। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए शुरुआती जो विस्तार हुआ था 1926 से लेकर 1940 के बीच में, यहाँ पे जानिए। तो शुरुआती विस्तार क्या था? 19 से 30 के दशक में शाखाओं का विस्तार शुरू हो गया। तो शुरुआत में शाखा नहीं लगती थी, शुरुआत में शाखा नहीं लगी, लेकिन जैसे ही 1930 का दशक आया तो शाखाएं लगाना स्टार्ट कर दिया। और देखिए, और संगठन मध्य भारत से अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा। 1930 के दशक में शाखा लगना स्टार्ट हो गया और ये मध्य भारत से अन्य क्षेत्रों में फैलना स्टार्ट हो गया 1930 के दशक में। अब ध्यान से देखिए, 1940 में क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है भाई। यहाँ पर 1940 में नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है। डॉक्टर हेडगेवार के निधन के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर यहाँ पर गुरुजी दूसरे पर संघ चालक बने।
तो ये जब इनकी डेथ हो गई 1940 में, किसकी? डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जो डेथ हो जाती है तो 1940 में आरएसएस के द्वितीय पर संघ चालक बने थे माधव सदाशिव गोवलकार। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया। अब यहाँ पर देखिए 1948 से लेके 1949, ये बड़ा टाइम बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। यहाँ पर पहला प्रतिबंध लगता है, पहला प्रतिबंध लगता है यहाँ पर। तो पहला प्रतिबंध क्यों लगा? तो अब आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, अब बड़ा सोचेंगे कि 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, तो इस पर आरएसएस पे क्वेश्चन उठाया गया, क्वेश्चन मार्क लगा गया भैया कि भाई ये तो आरएसएस ने करवाया, पूरा कांड करवाया। आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि इसलिए ये आरोप इसलिए आरोप लगे कि जब नाथूराम गोडसे का भाई किस में था? आरएसएस में पा गया, आरएसएस का एक मेंबर था। जब ये क्वेश्चन आरएसएस से किए गए तो आरएसएस ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया नाथूराम गोडसे का जो भाई था वो तो बहुत पहले ही आरएसएस छोड़ चुका है, वो तो हमारा मेंबर है ही नहीं। तो इस तरीके से देखिए, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। और अब आपको मैं सबसे बड़ा एक फैक्टर बताने वाला हूँ कि जो आरएसएस पर जो पहला प्रतिबंध लगाया है उस पर प्रतिबंध लगाने वाले और कोई नहीं थे, जो गुजरात के, जहां पर मोदी जी अपना क्षेत्र बताते हैं, उन्हीं के क्षेत्र के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद इस यहां पर मंजूरी दी है कि भाई आरएसएस को क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगाइए यहां पर। तो 4 फरवरी 1948 में क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ध्यान से देखिए, ये प्रतिबंध कौन से कंडीशन में हटा है? ये 1949 में लिखित संविधान अपनाने और शर्तें मानने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया कि जब यहाँ पर भैया कौन गए? अब यहाँ पर माधव सदाशिव गोवलकर गए, उन्होंने हाथ जोड़े, भैया देखिए ऐसा है कि भाई 1949 में हम लिखित संविधान है उसको मानेंगे, अपनाएंगे, उनकी शर्तें मानेंगे। उन मानने के लिए बोला कि हम संविधान से अलग नहीं है। जब उन्होंने इस तरीके से अपने विचार रखे तब उसके बाद उनसे बैन हटाया गया, वो प्रतिबंध हटाया गया। अब ध्यान से देखिए, अब 1951 में 1951 में जनसंघ का गठन हुआ, 1951 जनसंघ का गठन हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक नेतृत्व परिवर्तन चेंज हो गया, जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना की किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आरएसएस स्वयं राजनीतिक दल नहीं बना, लेकिन अनेक स्वयंसेवक जनसंघ में सक्रिय रहे। अब देखिए, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली जानने वाली बात यहीं पर है कि 1951 में आरएसएस स्वयं राजनीतिक दल नहीं बना, लेकिन उसने अनेक स्वयंसेवक जनसंघ में सक्रिय रह गए। उसने जहाँ से दूसरी एक दल बनाना स्टार्ट कर दिया 1951 से। अब ध्यान से देखिए, 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में इनको आमंत्रित किया गया कि भैया आप आओ, आप परेड कीजिए। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद आरएसएस स्वयंसेवकों को 1963 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जब 1962 की जब यहाँ पर भारत चीन का युद्ध होता है, उसके बाद यहाँ पर 1963 में इनको आमंत्रित किया गया कि भैया आप आइए, गणतंत्र दिवस की उसमें परेड में शामिल हो जाइए। इस तरीके से आमंत्रण दिया गया इनको। अब ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर दौर आता है हमारा 1975, 1977, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी भाई? 1949 यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, नहीं, यहाँ पर तो अंतरिम सरकार चल रही थी, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन हुआ 1951 हुआ है, तो यहाँ पर की कोई गवर्नमेंट नहीं थी। यहाँ तो अभी हम भारत देश आज़ाद तो था, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं थी, अंतरिम सरकार थे, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो रोल था, जहाँ पर इंदिरा गांधी आ चुकी थी, यहाँ पर इंदिरा गांधी आ चुकी थी 1975, 1977 में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रतिबंध लगा। दूसरा प्रतिबंध क्यों लगा? क्योंकि 1975 और 1977 में यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब आपातकाल घोषणा की गई थी तो 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि 4 जुलाई 25 जून को देखिए यहाँ पर बड़ा डेट का बड़ा अच्छा वो यहाँ पर कंसर्न है कि 25 जून को 1975 को आपातकाल घोषित किया गया, लेकिन 4 जुलाई 1975 को आरएसएस प्रतिबंध लगा दिया गया। लो जी, ये कौन सी वाली बात है कि बताइए कि यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी मरते हैं और 5 दिन बाद 4 फरवरी को 5 दिन के बाद अंतराल पर इनको बैन कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो
25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया जाता है, और यहाँ पे जून से निकाल लीजिए 5-4-9, मतलब 9-10 दिन के अंतराल में इन पर फिर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगा दिया। तो आरएसएस और अन्य विपक्षी समूह ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में भाग लिया। भाई आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? जब आपातकाल में देखिए हर नागरिक के बहुत से राइट्स में चले जाते हैं, हनन हो जाते हैं। तो लेकिन आरएसएस ने क्या किया, सत्ता के विपक्ष में जाकर के आंदोलन किए, उस आपातकाल को असफल करने के भरपूर प्रयास किए, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन देखिए अब कहाँ पर 1975 में प्रतिबंध लगाया, लेकिन 1977 में प्रतिबंध हटा लिया गया। जब 1977 में इनसे प्रतिबंध हटा लिया गया, तो ये दूसरा प्रतिबंध था, और ये पहला किसी सत्ता के पक्ष में पहला प्रतिबंध लगाया गया था। समझा गया? यहाँ पर देखिए अब 1980 में 1980 में बीजेपी गठन हुआ। आज जो भी आप देख रहे हैं, जो हमारे भारत के एक केंद्रीय सरकार चला रही है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया बने, वो उनकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। बीजेपी गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और आरएसएस और बीजेपी अलग संस्थाएं। देखिए ये विचारधारा कहाँ से निकली? ये यहीं से निकली थी, यहाँ पे देखिए जनसंघ का 1951 से निकली थी। इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि भाई आरएसएस क्या है, एक पार्टी बना रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही है ना, इस सिक्के के दो ही पहलू हैं। समझ आ गया आप? एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये इस तरीके से अगर आपने शक्तिमान देखा है तो वहाँ पर बड़ी उलझन बनी होती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है कि शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि आरएसएस ही बीजेपी है कि बीजेपी ही आरएसएस है। तो लेकिन आरएसएस इस बात का कभी दावा नहीं करता। बीजेपी से पूछो वो मना कर देता है कि हम तो आरएसएस से कोई मतलब नहीं हमारा। जब आरएसएस से पूछा जाता है वो मना हाथ खड़ा कर देते हैं। मतलब इसमें कोई भी मानने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई मानने वाला नहीं। देखिए लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में आरएसएस बीजेपी को विचारधारा संगीत मानते हैं। देखिए अब यहाँ पर तीसरा प्रतिबंध लगाया गया, यहाँ पर 1993 में लगाया गया तीसरा प्रतिबंध 6 दिसंबर 1992 को। देखिए यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, तो इसमें यहाँ पर ध्वस्त किया गया, तो इसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, आरएसएस पे तीसरा प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर देखिए अब ये यहाँ पर क्या है, 92 में प्रतिबंध लगाया, लेकिन 93 में यहाँ से प्रतिबंध हटा लिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएसएस पर पूरे 100 साल के उसमें ड्यूरेशन में 3 बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तीनों बार हटा लिया गया। अब देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रतिबंध हटा क्यों लिए गए। सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर कोई कोर्ट या विपक्ष ये साबित नहीं कर सका कि जो आरएसएस जो काम कर रही है, जो आरएसएस जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, एक पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिए यहाँ पर प्रतिबंध हटाना पड़ा। अब देखिए यहाँ से अब मैं आपको बता दूँ, अब 1998 और 2004 का ये वो समय, यहाँ पर आरएसएस ने बड़ी तीव्र गति से अपने संगठन का विस्तार किया। तो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनी। आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का नीति, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र और राजनीति प्रभाव में बढ़ने पर चर्चा तेज हो गई। भाई यहाँ पर चर्चा तेज हो गई क्यों, समझा क्या यहाँ पर? तो इस तरीके से हो गई, तो यहाँ पर इनके फेवर की गवर्नमेंट बन गई। तो बीजेपी बहुत जबरदस्त, बीजेपी ने क्या किया, नेतृत्व वाली सरकार बन गई, तो आरएसएस को सपोर्ट किया, और आरएसएस की भाई साहब जो गति थी वो बहुत दिन दूनी रात चौगनी हो गई यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, अब 2014 के बाद, अब यहाँ देखिए 2014 के बाद भूमिका और बहस। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि भाई 2014 के बाद, तो 2014 नरेंद्र मोदी जी आ गए। अब मोदी जी आ गए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक भूमिका और प्रभाव पर राजनीतिक बहस बढ़ी। समर्थक से राष्ट्र निर्माण और सेवा का ही जोड़ते हैं, आलोचक विचारधारा और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए यहाँ पर 2014 में ये क्लियर हो चुकी थी। अब तक तो मानना ये था कि आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, लेकिन यहाँ से 2014 के बाद तो सब ये डिसाइड कर दिया कि भाई आरएसएस और बीजेपी एक ही है। और आरएसएस क्या कर रही है, राष्ट्र का निर्माण कर रही है कि आरएसएस जिसको चाहेगी उसकी पार्टी बना देगी। इस तरीके से यहाँ पर विचारधारा निकल के आ चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए 2024 से लेकर के 26 में देखिए नए विवाद और 100 वर्ष का सफर इनका पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 2024 में सरकारी कर्मचारियों और आरएसएस जुड़े नियमों पर विवाद हुआ यहाँ पर। अब 2025 में आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए और देश भर में शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किए। देखिए अब 2026 में क्या हो गया, 2026 में प्रियंका खरगे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए, और आरएसएस ने कहा कि कानून से अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं करता।
अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2025 में आरएसएस ने अपने शताब्दी मतलब 100 साल मनाए। तो यहाँ पर मोदी सरकार पर क्वेश्चन कैसे उठे कि भैया मोदी जी ने 96 लाख मतलब 96 लाख रुपए क्या कर दिए, आरएसएस को दे दिए। जब भाई एक चीज़ यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जब भाई बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग अलग हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 96 लाख रुपए आरएसएस को क्यों दे दिए, यहाँ पर। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये निकलता है बीजेपी आरएसएस सपोर्ट करती है, और जब भी बीजेपी जरूरत पड़ती है तो आरएसएस के जो मेंबर हैं वो बीजेपी है ही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से विचारधारा बनी हुई है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इन पर कोई क्वेश्चन नहीं लगा। अब यहाँ पर जवाब जानिए, और जवाब क्या मिले यहाँ पर देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो प्रियंक खरगे ने आरोप पर आरएसएस का जवाब क्या जवाब दिया। यहाँ पर आरएसएस ने स्पष्ट किया कि ये आरोप निराधार हैं, भ्रामक हैं और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। देखिए ये निराधार हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई बेस नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीतिक भ्रामक हैं और वो कर रहे हैं, राजनीति को ये प्रभावित ये कर रहे हैं, राजनीति में भ्रम पैदा कर रहे हैं, बस कोई इनका रोल नहीं है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर ये किसने कहा है कि देखिए जो आरएसएस क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो अपने आप को मानते हैं भैया राष्ट्रीय रक्षा करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं, तो आरएसएस का मूल दृष्टिकोण क्या है पहले समझिए। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य समाज का संगठन, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ कि भैया समाज का संगठन करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं और राष्ट्र सेवा करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, अब जहाँ से देखिए, तो सबसे पहले कह रहा है राजनीतिक संगठन नहीं है। उन्होंने कहा है कि भैया हम राजनीतिक संगठन नहीं है। तो एक चीज़ बताइए, राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई बेचारा कोई टीचर है जो कोचिंग पढ़ा रहा है या बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए, वो भी राजनीतिक में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं तो यहाँ पर आरएसएस न तो कोई राजनीतिक दल है और न ही राजनीतिक में भाग लेता है। हमारे स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से किसी भी दल से जुड़ सकते हैं, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। देखिए अब कितना गोलमाल जवाब दिया कि भैया हमारे जो दल के लोग हैं वो किसी से जुड़ सकते हैं, बीजेपी सपोर्ट कर सकते हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रिलेटिव नहीं है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन का आरोप गलत है। रजिस्ट्रेशन का आरोप गलत है कि आरएसएस एक व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण का संगठन है, यह किसी कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट की तरह नहीं चलता, इसलिए इसके लिए किसी कानून में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। ये कहती है कि भैया न तुम कंपनी है, न सोसाइटी, न ट्रस्ट है ही नहीं, तुम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। ये उनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी है भैया। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को किसी विदेशी स्रोत से धन नहीं मिलता, हमारा खर्च स्वयं सेवकों के स्वैच्छिक चंदे से चलता है, हम आयकर कानून और सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा भैया हमारा जो फंडिंग है पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी है और विदेशों से कोई फंडिंग नहीं होती, है। और जो हमारा जो इनकम है, जो हमारा पैसा आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, हम पूरे वित्तीय नियमों का पालन करते हैं इस तरीके से। अब फोर्थ क्या है, टैक्स नहीं देने के आरोप गलत हैं। भैया ये जो प्रियंक खरगे जी कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देते, ये बिल्कुल निराधार है, हम टैक्स देते हैं। इस तरीके से ये जवाब दिया गया है कि आरएसएस पर कोई कॉमर्शियल गतिविधि नहीं होती, इसलिए आयकर का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सभी लागू कानूनों को पूर्ण पालन करते हैं कि भाई हम कोई कॉमर्शियल काम ही नहीं करते, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर हम टैक्स नहीं लगेगा। अब विचारधारा संविधान के अनुरूप है। अब देखिए जहाँ ध्यान समझिए, तो हमारी विचारधारा भारत के संविधान, एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है और हम लोकतंत्र, न्याय और सभी नागरिकों के समान अधिकारों में विश्वास रखते हैं। तो ये इनका 5वां जवाब है उनका। देखिए नेक्स्ट आंसर क्या है उनका कि भाई जो समाज में विभाजन का आरोप निराधार है। जो उन्होंने प्रियंक खरगे जी ने बोला है कि हम समाज में क्या करें, समाज का बंटवारा कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, तो ये उनका ये भी आरोप निराधार है, इनका कोई महत्व नहीं है। आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करता है, जाति, भाषा, प्रांत के भेद से ऊपर उठकर हम एक समाज, एक राष्ट्र, एक की भावना में कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं यहाँ पर। और विदेशी फंडिंग की नेक्स्ट क्या, विदेशी फंडिंग की जांच की मांग स्वागत योग्य है। अगर यहाँ पर अब कह रहे हैं अगर भैया आप जांच करना चाहते हो बिल्कुल करा लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम पूरी तरह पारदर्शी, किसी भी जांच से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बोला है। अब समान नियम की बात हम भी चाहते हैं, तो ये बोला यदि सरकार सभी संगठनों के लिए समान नियम बनाती है तो आरएसएस उसका भी पालन करेगा, हम किसी भी विशेष छूट की मांग नहीं करते। तो इस तरीके से ये सवाल की जवाबदेही, एक दूसरे पे क्वेश्चन सवाल दागे जा रहे हैं, इसलिए जवाब दिए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आरएसएस पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। हम 100 वर्षों से निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा संकल्प, हम राष्ट्र प्रथम, समाज सर्वोपरि,
यह संस्कार और सेवा ही हमारा मार्ग है। ये आपके जो मोहन भागवत जी प्रमुख हैं आरएसएस के संगठन के, तो उन्होंने जवाब दिए। अब यहाँ पर हम कानूनी पेश से बात करते हैं, क्या वास्तव में प्रियंक खरगे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री, उनका कहना सही है, या जो आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत जी इनका कहना सही है? तो ये हम कानूनी पेश से देख लेते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आरएसएस और भारतीय संविधान, तो यहाँ पर दोनों में क्या देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ भारतीय संविधान का क्या कहता है संविधान, क्या गलत है क्या सही। देखिए हमारा आर्टिकल 19 ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 19 में क्या दिया, फ्रीडम दिया गया है। फर्स्ट ई क्लोज में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 के सी क्लोज में क्या दे रखा है, यहाँ पर किसी भी संघ या का संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन बना सकता है भैया, ये भी अधिकार है। और डी क्लोज क्या कहता है, देश में कहीं भी आने जाने और रहने की स्वतंत्रता है, डी क्लोज ये कहता है। अब देखिए आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, आप कर सकते हो सर, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। और ये आर्टिकल 51 का ए क्या करता है, मूल कर्तव्य क्या है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संभावना बढ़ाना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो भाई ये इस तरीके से ये जो आर्टिकल में डिस्कस किया यहाँ पर, तो संविधान नागरिकों को संगठन बनाने, अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता देता है, और जब तक वो कानून सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरे नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन न करे। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल फंडामेंटल राइट हैं जो मैं डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले संविधान क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, भारत का संविधान संघ बनाने, विचार रखने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ पर यह कानून व्यवस्था, नैतिकता, सार्वजनिक शांति और दूसरों के अधिकारों के अधीन है। भारतीय संविधान की भावना ये है। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रियंक खरगे के आरएसएस पर आरोप हैं, उससे हम तुलना कर लेते हैं भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो यहाँ पर बोला है आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी ये बड़ा संगठन चलाता है, लेकिन ये तो राइट है, चला सकता है ऐसे, हमारा कहता है। दूसरा क्या, फंडिंग के स्रोत और आय व्यय पारदर्शी नहीं है, ये उसके आरोप थे। तीसरा क्या था, टैक्स नहीं देता जबकि इसे देना चाहिए। विचारधारा से समाज में विभाजन करते हैं, विचार यहाँ पर, और बहुसंख्यवाद को बढ़ावा मिलता है, राजनीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव रखता है, और यहाँ पर संविधान की समानता और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ काम करता है, जवाबदेही और पारदर्शिता से बचता है। इन आरोपों का सार क्या है कि पारदर्शिता की कमी, टैक्स में से छूट, विचारधारा से विभाजन और राजनीतिक प्रभाव। ये आरोप राजनीतिक और विचारधारा पर लगाए गए हैं, न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं है। अभी ये सिद्ध जहाँ पर सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये इन्हें कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो हम प्रूफ कर पाएँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पहला क्या है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। समझ आ गया, राजनीतिक दल नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम संविधान की मर्यादा में रहकर काम करते हैं। दूसरा देखिए, ये बिल्कुल राइट है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दे रखा है वो राइट है, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो रेड में दे रखा है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, देखो पहला क्या है, संगठन बना सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1) के सी क्लोज से बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दूसरा क्या, हम संविधान में मर्यादा में रहकर काम करते हैं, तो विचार रखना, फैलाना, जी बिल्कुल ये भी राइट है। अगर ऐसा आरएसएस करती है तो बिल्कुल सही करती है, इसमें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कोई गलती नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। तीसरा देखिए, हमारा उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और सामाजिक सेवा है। तो यहाँ पर देखिए, अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या, कि कोई कानून अनिवार्य नहीं करता, कुछ मामलों सोसाइटी ट्रस्ट एक्ट लागू होते हैं। भाई देखो, संविधान इसमें लागू नहीं करता अब रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन कुछ मामलों में ये संविधान डिसाइड नहीं करता, कोई यहाँ पर सोसाइटी ट्रस्ट एक्ट है तो उसे वो भी लागू करते हैं, ठीक समझ आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आंशिक रूप से सही है, ये पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। हम पर आरोप लगाएं कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए टैक्स देना, अब ध्यान से देखिए टैक्स देना क्या है, क्या टैक्स देना चाहिए, क्या यहाँ पर जो भारत का संविधान है इस टैक्स देने को मना करता है। तो देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार आय और टैक्स छूट नियम लागू होते हैं, तो ये आयकर के नियम के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर भाई बीजेपी की या कोई भी संगठन की इनकम होती है तो वहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि आय है तो नियम लागू होंगे, अगर आपकी आय तो समझा गया यहाँ पर। अब देखिए, हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है, हमारा काम सार्वजनिक है। तो पारदर्शिता में क्या नियम बनता है कि कोई विशेष कानून अनिवार्य नहीं है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट के रूप में
पारदर्शिता नैतिक के रूप में अपेक्षित है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है, समझा कि नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पर हम कि कुछ आरएसएस ने जो जवाब दिए हैं वो कानून के तहत, संविधान के तहत सही आते हैं, कुछ अलग आते हैं। तो यहाँ पर अगर टैक्स देने की बात करें, अगर यहाँ पर आरएसएस की इनकम हो रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। आप कहें हमें गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, अब टैक्स, वो टैक्स क्यों नहीं देते हैं, वो कहते हैं भैया हमारी इनकम ही नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, और गुरु दक्षिणा पर भैया कोई टैक्स नहीं लगता। आरएसएस के जवाब भी बड़े जबरदस्त हैं, गोलमोल। देखिए क्या बोला यहाँ पर कि आरएसएस गुरु पूर्णिमा पर दक्षिणा के नाम पर फंडिंग लेती है, क्या ये संविधान के अनुसार सही है? अब ये जानना है आपको कि भाई आरएसएस क्या करती है, गुरु पूर्णिमा पर ध्वजा के सामने सभी जाएंगे जो आरएसएस के संग आदमी हैं और बंद लिफाफे में पैसा फंडिंग कर देंगे। तो अब उसका हिसाब कैसे करें? तो अब क्या वहाँ पर संविधान हमारा ये कहता है क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? तो ये आपको जान लीजिए। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पर जो भारतीय संविधान क्या कहता है, सभी यहाँ पर आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज सी में देखिए, सभी नागरिकों को संघ और संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है, और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन चलो ये तो ठीक है। अब दक्षिणा क्या है? दक्षिणा में जान लीजिए, दक्षिणा में क्या है, गुरु पूर्णिमा पर संघ की परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा स्वैच्छिक योगदान है। आरएसएस कहते हैं भैया हमें तो दक्षिणा लेते हैं और सभी स्वेच्छा से देते हैं, किसी पर फोर्सेबल नहीं डालते कि आप इतना आपको देने देना है। तो क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? तो क्या हमारा धनराशि पर टैक्स लगता है? देखिए अगर यहाँ पर कोई भी दान उसमें आ गया है तो नहीं, हर प्राप्त धनराशि कर योग्य नहीं होती। ध्यान दीजिए, अगर आपकी कोई इनकम हुई है कहीं से पैसा है, दान रूप में आया है, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम किसी तरीके से आई है, तो उसमें टैक्स लगा दें, ऐसा नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ नियम बनते हैं। तो आलोचक यहाँ पर आलोचना भी कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को ये काम नहीं करना चाहिए, टैक्स बनना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। तो प्रियंक खड़गे का यही कहना है, समझा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो भारतीय संविधान है कुछ नियमों को, आरएसएस के नियमों को क्या करता है, अन्य नियमों को बिल्कुल खंडन करता है, कुछ समर्थक करता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर बनी हुई है, समझा यहाँ पर। अब यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर हम आगे यहाँ पे सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है हमारे पास कि भारतीय संविधान के अनुसार आरएसएस विवाद का नतीजा किसके पक्ष में भाई, प्रियंक खड़गे के पक्ष में है या आरएसएस के पक्ष में? तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो भारतीय संविधान क्या करता है, जैसे अभी जो आरएसएस है वो टैक्स नहीं देती है, किसी नहीं देती है, तो भैया गुरु दक्षिणा के उसमें लेते हैं। तो लेकिन गुरु दक्षिणा की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। अब बताइए करोड़ों अरबों में गुरु दक्षिणा आए, तो भाई ये किसी गुरु दक्षिणा? अब बताइए, अब ये बोले कि अब बताइए कि हम क्या करें, अगर कोई टीचर किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है, अब वो झोली फैला के बोले कि भैया मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ, तो वही तो गुरु दक्षिणा ही है, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या हो जाएंगे, वही टैक्स पे नहीं करेंगे। तो भाई एक बताओ, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर गुरु है ये अध्यापक, और बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ाने ले रहा है, वो भी तो उसकी गुरु दक्षिणा है। तो इस तरीके से अगर आरएसएस की इस विचारधारा को अगर और भी जो चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाने चाहिए। संविधान तो यही कहता है, वो भी दावा करते हैं भाई हम भी टैक्स नहीं देंगे। एक टीचर ही मना कर देगा कि भाई हम काहे के इनकम टैक्स दें, हमें तो गुरु दक्षिणा मिल रही है। तो ये तो काफ़ी अभी जो आरएसएस पे जो क्वेश्चन, जो आरोप लगाए, जो प्रियंक खड़गे ने जो सवाल दागे हैं, वो एक मुख्यालय में चुनौती देने के सवाल हैं, उन पर अभी बहुत बहस की ज़रूरत है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि प्रियंक खड़गे की जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल पूर्णतः सही है या पूर्णतः गलत है। अभी एक ऐसा विषय है कि जहां पर संसद को ऐसे नियम, मतलब ट्रांसपेरेंसी नियम बनाने चाहिए कि हमारे देश में जो भी सर्वाइव कर रहा है, जो पैसे अर्निंग कर रहा है या जहां पर राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर तरीके से नियम नहीं बनाए गए। अब दूसरा मैं सवाल आपको बता दूं कि प्रियंक खड़गे जी का ये भी कहना है कि भाई विदेशों में भी ऐसी संस्था चल रही है, लेकिन वो तो टैक्स देती हैं। जैसे वहाँ पर टैक्स, अमेरिका के अंदर काफ़ी यहाँ पर चीज़ देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी क्या है कि ऐसी संस्था पनप रही है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, टैक्स पे करती हैं। अब उनका वहाँ पर टैक्स पे करती हैं, यहाँ पे नहीं करती हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं और भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराती। इसका रीज़न क्या है कि भारत का संविधान में बड़े फ्लेक्सिबल है, भारत का संविधान बड़े लचीलापन है, वो इसने इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाए, जबकि हमारे संविधान में विदेशी संविधानों की झलक दिखाई देती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए आरएसएस बचा हुआ है। अभी इस वाले केस में मुख्यालय में चुनौती देने का वो है कि जब तक इसमें कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, कोर्ट ये यहाँ पर बड़ी बहस का विषय है, जब तक बहस नहीं हो पाएगी, रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलता है तो संसद को इस पर बड़े नियम बनाने चाहिए, बिल्कुल
ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियरली नियम बनाने चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस विचारधारा को अगर दूसरे इंस्टीट्यूट पकड़ लेते हैं तो सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप गुरु दक्षिणा के नाम पर टैक्स को बचा रहे हो तो भैया एक बताइए, खान सर हैं, आपके और भी हैं, अलग पांडे हैं, इनकी तो बहुत इनकम है। अगर इन्होंने गुरु दक्षिणा के बोल दिया कि भैया हम भी तो गुरु दक्षिणा है, हम भी तो गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, तो आप सब मानिए कि हमारे जो टैक्स जितना टैक्स पे करें कितना टैक्स लॉस हो जाएगा। तो हमारे सरकार को इस तरीके से जो दो तरीके की जो पक्ष नीति रखी हुई है, तो ऐसा भेदभाव नीति नहीं रखनी चाहिए, एक पक्ष नीति बना करके करना चाहिए। अगर आरएसएस इतनी इनकम है एक पूरे लेवल पर फैली हुई है तो या तो आप ये बोल दीजिए हम कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप तब भी सही है। लेकिन आप अच्छी तरीके से एक संस्था चला रहे हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए। लेकिन ये मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, ये मेरे पर्सनल विचार हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे देश में संविधान में अभी कानून, ऐसा कोई कानून नहीं बना है सख्त कानून। अगर सख्त कानून बन जाता तो विदाउट रजिस्ट्रेशन के आरएसएस नहीं चल पाती। तो अभी ये मुख्यालय और संसद का विषय है, इस पर वही डिसाइड करेंगे। जब भी डिसाइड होगा तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर मैंने आरएसएस का जो मुद्दा मैंने उठाया है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ।